तरफ से आता है। अदिति, ग्रोथ का मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। मतलब ग्रोथ बहुत रोबस्ट तो नहीं दिखती कहीं पे कि बहुत शानदार ग्रोथ हो, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में या बहुत ज़्यादा लोग की इनकम जो है क्वालिटेटिवली बहुत बढ़ गई हो। हालांकि अभी जोशी जी ने कहा कि वेज हाइक हो रही, मैं बहुत खुश हूँ सर कि हम लोगों की हाइक भी होगी, ऐसी उम्मीद पे मैं चल रहा हूँ, लेकिन उतनी क्वालिटेटिव अप्रिसिएशन हो नहीं रहे हैं। एक सवाल। दूसरा, ऑलरेडी हमारी 6.5% रेपो रेट है, और उसको हम जब देखते हैं होम लोन के टर्म्स में या पर्सनल लोन के टर्म्स में या कॉर्पोरेट लोन के टर्म्स में, तो ये काफ़ी ऊपर जा चुकी है। और अब बहुत सारे कॉर्पोरेट या बिल्डर्स चिल्लाने लगे कि भाई अब इससे ज़्यादा मत करो वरना हमारा भट्टा बैठना तय है। तो क्या आरबीआई के सामने मान लीजिए 25 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाता तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होगा इससे, ये वाकई महंगाई को तोड़ने के लिए ये कदम जरूरी है? देखिए, पहली बात तो ग्रोथ डेफिनेटली बहुत अनइवन है, और ये तो हम पिछले साल से 1.5 साल से बोलते आ रहे हैं। FY24 में भी हमारा ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट 6% का है, लेकिन इसके अंदर हमें लगता है कि सर्विसेज सेक्टर ही लीड करेगा, जिस तरह से हमने FY23 में भी देखा है। डेफिनेटली हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि सर्विसेज इंडस्ट्री से बेहतर करेगा। और एग्रीकल्चर में अल्टीमेटली क्या होगा, उसके लिए तो बहुत और भी मूविंग पार्ट्स हैं। सबसे पहला तो एल नीनो, तो वहां एट बेस्ट 2-2.5% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के जीवीए में। और अगर एल नीनो ज्यादा इम्पैक्ट लाएगा तो फिर क्लियरली बहुत ही मार्जिनल ग्रोथ भी हो सकती है। तो ग्रोथ तो अनइवन रहने का ही एक्सपेक्टेशन है। डोमेस्टिक कंजम्पशन पॉकेट्स में काफी रिजिलियंट लग रहा है। एक्सपोर्ट्स क्लियरली विल बी अ ड्रैग इन FY24। गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में, यहाँ पे होप तो यही है कि ये रिकवरी को पुश करेंगे। तो वो देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कैपेक्स स्पेंडिंग टेक ऑफ होती है FY24 में, और उसका कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी पे आता है। अब इन्फ्लेशन पे वापस आकर, जो 2 फैक्टर्स मैंने अभी कहे जो हमको जो रिस्क हैं जो अब सब वॉच करेंगे, एक तो क्रूड ऑयल और एक एल नीनो। इनका आई मीन क्लियरली क्रूड इज एन एक्सोजेनस फैक्टर। जो ग्लोबल इकोनॉमी या ओपेक के डिसीजन की वजह से अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये इट्स नॉट बिकॉज हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। सेकेंडली, अगर एल नीनो के बाद फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो उसका भी शायद मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स इज नॉट द बेस्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे तो मतलब फूड प्राइसेस को कूल करने के लिए कोई और ही रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो यू नो ये बेस्ट टूल तो नहीं होगा इन सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, बट एट द सेम टाइम अगर हम पीछे देखें, हम Q4 की तरफ देखें, तो क्लियरली इन्फ्लेशन एमपीसी के कंफर्ट जोन तो छोड़िए, अपर थ्रेशोल्ड के भी ऊपर है। तो उस सिचुएशन में एक्सपेक्ट करना कि एक पॉज होगा, मेरे ख्याल से तो उसका लाइक्लीहुड बहुत ही कम है, जैसे शौकत जी ने कहा। ओके, सौगंध भाई, ये जो एक बम फोड़ा है अभी ओपेक वालों ने, अनएक्सपेक्टेड था। मीटिंग से पहले ही गैबॉन से लेकर सऊदी अरब तक सबने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, प्रोडक्शन कट किया, 16.5 लाख बैरल पर डे कर दिया, अब टोटल 37 लाख हो गया। ये ठीक है, इससे प्राइसेस ऊपर जाएंगे, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन सब 90-95 की बातें करें। तो आरबीआई ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि हम तो 90 की प्लस डिस्काउंटिंग करके चल रहे हैं, तो यानी उनको पहले से अंदाजा था। तो ये वाली महंगाई तो उनके प्राइस्ड इन है, उनकी उस पिछली वाली हाइक में, वो समझ के चल रहे हैं। दूसरा, मुझे ये समझना है आपसे कि क्यों बढ़ाना जरूरी है। मैं अगेन ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ सर, देखिए 30 लाख तक के टिकट साइज वाले होम लोन का शेयर 45 से घट के अब 36% पे आ गया है। अब ये सब बड़े महंगे वाले मकान बिक रहे हैं जो मालाबार हिल्स या पवई में बिकते हैं 15-20 करोड़ वाले। तो जब छोटे वाले टिकट साइज का होम लोन गिरना शुरू हो चुका है, लोगों के पास अब उतने पैसे नहीं है, तो आप फिर होम लोन महंगा करके महंगाई मतलब कौन सी महंगाई को आप क्रैक करना चाहते हैं, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है कि इसका सोच क्या होगा कि 25 बेसिस पॉइंट दर बढ़ा के क्या कहाँ पे इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा। ये मैं अभी तक वो ग्रोथ के नंबर्स के बारे में बात कर रहा था। जो हम लोग बात करते हैं ऑटो डीलरशिप से, बिल्डर से, आपने जैसा कहा कि जितने अफोर्डेबल होम्स हैं, जो टियर 2 टियर 3 शहरों में जो होम लोन्स की डिमांड जो आ रही है, उसमें सर्टनली घटना दिखना शुरू हो गया।
स्लो डाउन वहां पे दिख रहा है, वहां पे कि वर्किंग कैपिटल साइकिल बैंक्स के की इलोंगेट हो रही हैं, वर्किंग कैपिटल्स के ड्रॉल्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि कैश फ्लोज में कुछ कुछ स्ट्रेस आना शुरू हो गया है। वो अभी तक आंकड़े में दिख नहीं रहा, वो अभी तक जितने हैं आंकड़े जितने हैं वो बैकवर्ड लुकिंग है। तो आगे चल के क्या होगा मेरे को वो देखना होगा कि कितना ग्रोथ पे असर पड़ेगा। लेकिन यदि ये चीज है कि आप हम लोग तीनों जन जो कह रहे हैं कि ये बहुत अनइवन ग्रोथ है, जो ऊपर वाले जो इनकम अर्निंग जो हाउस होल्ड्स हैं, और याद रखिएगा कि सर्विसेज बहुत स्ट्रांग है, दोनों सर्विसेज डोमेस्टिक में भी और बाहर के एक्सपोर्ट में भी। जितने हमारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर वाले बाहर के एमएनसी अंदर आ रहे हैं, वो सर्विसेज को बहुत तगड़ा रखा है। खाली हमारे इंटरनल ट्रैवल, इंटरनल सर्विसेज का खाली नहीं, वो बाहर के जो हम लोग जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, मर्चेंडाइज गुड्स ग्रोथ स्लो हो गया, गुड्स एक्सपोर्ट स्लो हो गया, लेकिन सर्विसेज बहुत तगड़ा चल रहा है अभी भी। हाँ, जो लास्ट वाले जो बीओपी नंबर्स के भी जो देखे हैं हम लोग, तो ये यहाँ तक के रेट बढ़ा के कितना हो सकता है। लेकिन मेरा अंदाजा है कि जो वो रेट टारगेट जो आप कह रहे हैं कि दूसरे जो जहां पे स्लो डाउन दिख रहा है वो एमएसएमई में हम लोग अभी तक बात नहीं किए हैं, जो छोटे वाले कंपनी है, जो छोटे कंपनी है, और वहां से कंजम्पशन की डिमांड बढ़ती है। तो ये क्या बने, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो छोटे कंपनीज की ग्रोथ को स्लो करे ताकि वहां पे कंजम्पशन पे कुछ इफेक्ट पड़े और वो फिर जाके कोर इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़े। ये देखना पड़ेगा कि कितना वो ट्रेड ऑफ कितना है, कि कितना ग्रोथ स्लो डाउन चाहिए कि हम लोग यदि 5-5.5% हेडलाइन इन्फ्लेशन FY24 में लाना चाहें तो कितना ग्रोथ स्लो डाउन करना पड़ेगा, वो एमपीसी वाले डिबेट करेंगे। लेकिन मेरा अंदाजा है कि थोड़ा सा अभी भी बढ़ाने की जरूरत अभी भी बनी हुई है, थोड़ा भी जरूरत पड़ी है। जोशी सर, क्या डिमांड लेड हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है क्या? सॉरी, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड लेड है कि सप्लाई की दिक्कत? कैसे डिमांड तो मुझे नहीं देखिए दोनों का मिक्स है। कुछ जैसे ऑयल है, जो वेदर शॉक्स हैं एग्रीकल्चर को, ये सब सप्लाई शॉक्स हैं। पर डिमांड भी है आपकी ऑटो सेक्टर में। देखिए जो 4 व्हीलर्स और जो खासकर स्लाइटली अपर मिडिल क्लास और हायर इनकम कंजम्पशन कैटेगरीज है, उनमें डिमांड बहुत बनी हुई है उसकी। तो ये थोड़ा डिमांड का फैक्टर है, थोड़ा सप्लाई का भी है। अब जैसे बिजली के दाम बहुत दिनों से नहीं बढ़ाए हैं तो उनका भी ड्यू है। अभी शौकत जी बता रहे थे दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, और ऊपर से जो कृषि क्षेत्र अभी तक जो हमें इन्फ्लेशन को थोड़ा सा दबा के रखा हुआ था वो वेजिटेबल प्राइसेस है। अगर आप वेजिटेबल प्राइसेस को निकाल लें इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, तो 7.5 से ऊपर बन रही है इन्फ्लेशन। और वेजिटेबल इतना ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो ये तो मोटे तौर पे डिमांड और सप्लाई दोनों का रोल है। आरबीआई जो है वो सिर्फ डिमांड साइड को डायरेक्टली एड्रेस कर सकता है, और सप्लाई साइड का जो शॉक है वो ट्रांसमिट कम करे और सेक्टर्स में, उसको भी वो काबू में ला सकता है। तो यही 2 एरियाज हैं जो रेट हाइक के थ्रू आरबीआई एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जोशी, जो हमारे 2 व्हीलर्स और छोटी कारें हैं, मतलब 7-8-9 लाख रुपए से नीचे वाली, वो अभी भी अपने 2-3 साल के उस पीक को टच नहीं कर पाई अभी तक, तो उससे नीचे चल रही हैं सब, बावजूद इसके कि 38 लाख 40 लाख गाड़ी इस साल वो बेचेंगे कार कंपनी वाले। तो मेरा सवाल ये था कि जो डिमांड हमको दिखती है, डिमांड लेड इन्फ्लेशन, वो एक्चुअली वो बहुत ही वही फिर घूम फिर के वही ओल्ड क्लिशे हो जाती है कि वही छोटी सी पॉकेट है जहाँ पे हो रही है, और हमको वैल्यू में दिख जाता है कि बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक्चुअली नीचे ब्रॉड स्प्रेड नहीं है। ये बहुत सारे लोग कहते भी हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है। जो 2 व्हीलर सेगमेंट है वो अभी भी 2019 के लेवल से नीचे चल रहा है, और इवन 2023-24 में भी वो 2019 के लेवल से नीचे चलेगा, 15-20% नीचे होगा। तो सिर्फ डिमांड ये आपके 4 व्हीलर्स, एसयूवीज, इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये एक तरह से मतलब इसमें एक यूनिफॉर्म इन्फ्लेशन अक्रॉस इनकम कैटेगरीज ऐसा नहीं है बहुत ही। तो इसका ग्रोथ सैक्रिफाइस जो रेट बढ़ाने के कारण है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, और इसका हो सकता है इसका असर नीचे वाले तबकों पे ज्यादा पड़े। जैसा कि शौकत जी भी बता रहे थे कि एमएसएमई सेगमेंट है, और जो जिनको ज्यादा आवश्यकता होती है, जिनको लोन वैसे भी महंगा मिलता है, तो प्रेशर तो है इसका, इसमें कोई शक नहीं है। पर महंगाई की दर भी बनी हुई है, तो आप अगर महंगाई की दर को नीचे नहीं लाते हैं तो एक तरह से इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी भी पैदा होती है। ओके, एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के आके इस पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर की सेल्स पिछले 3 सालों के एवरेज से आधी रह जाएगी।